स्वनिदेव सवितर्दुरितौ निपरौ शुभौ यद्भद्रं तन्न अशुभौ। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर रामनारायण शास्त्री, सह आचार्य सिरोही। हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं 2 दिन पूर्व से और वही क्रम अभी चल रहा है। कल तक वर्णमाला में हम स्वरों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़ा था। सानुनासिक और निरनुनासिक, अनुनासिक सहित और अनुनासिक रहित, ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज अपन जो पढ़ेंगे वो है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में ऊपर वाला जो है उस पर लिखा हुआ है वर्णोद्भव स्थान कोष्ठकम। वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है ये, और दूसरा उनका प्रयत्न क्या है। ये 2 चीजें आज अपन को पढ़नी है। तो पहले वर्णोद्भव के उच्चारण स्थान वाला है। तो इसमें आप देख रहे हैं पंक्तियां बनी हुई हैं, और उन पंक्तियों में तो सबसे नीचे जो है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, फिर कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, जिह्वा मूल, ये स्थानों के नाम लिखे हैं। उसको दिखाया ना स्थानानी करके कि इधर स्थान है और वर्ण ये बीच में जो है सारे वर्ण हैं। तो पहली पंक्ति में आ है, कवर्ग है, ह है और विसर्ग है। अकुह विसर्जनीया कंठ्या। अ, कवर्ग, ह और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई है अगले वाले में, चवर्ग है और श है, या है और तालु है। इचु यशास तालव्याह। ई, चवर्ग, या और श ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसा मूर्धन्या। री, टवर्ग, र और श ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इनको मूर्धन्य कहते हैं। ऋतु लसा दंत्या। री, तवर्ग, ला और सा ये दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत है। उपु पद्मनिया ओष्ठा। उ, पवर्ग और उपध्मानीय ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ङयणमान स्वस्थान नासिका स्थाना। ङ, म, य, म, गण, नम ये वाला जो सूत्र है, इसमें 5 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अपने अपने स्थान के साथ ही अपना स्थान और नासिका से बोला जाता है। जैसे कवर्ग का 5वां अक्षर है ङ, तो मुंह से भी और नासिका से दोनों से नासिका स्थान दिखाया है। तो स्वस्थान नासिका स्थान का अर्थ होता है अपना स्थान भी है और नासिका भी है। ऐसे ही पांचों, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। एदेतौ कंठ तालव्यौ। अ और ई को मिलकर के ए बना, ये अपन पहले दिन पढ़ चुके हैं। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए अ और ई को मिलकर के बना ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। उसी तरह से आ का उच्चारण कंठ है, उ का स्थान ओष्ठ है, अ और उ को मिलकर के बना ओ और औ, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ओदुतौ कंठ स्थान कंठोष्ठ। व, दंत और ओष्ठ। व, दंत और ओष्ठ। वा में क्या, नीचे वाला ओष्ठ और ऊपर वाला दांत, ये जो मिलकर के जो है वा बोल रहा है। और उसके बाद है ये जिह्वा मूली है। का से पहले जो 2 चिन्ह बने हुए हैं, का और खा से, ये जिह्वा मूली है। तो जिह्वा मूल से कंठ के मूल में, जब जिह्वा मूल में खड़ी रहती है वहां से बोले जाते हैं। ये वर्णों का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान का इन सबका क्या प्रयोजन है? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है, जो संज्ञा प्रकरण में आने वाला है। वो कहता है कि जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होता है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो उच्चारण स्थान हमने इस कोष्ठक में जाना। अब दूसरा है प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न सामान्य स्थिति में कम उपयोगी दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं कहीं आएंगे। स्थानांतरतमः आदि इस तरह के सूत्र हैं जिनमें इनको आवश्यकता रहेगी, इसलिए उस पर सामान्य स्थिति है। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है
हम जो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण करने में हमारी जीव जो प्रयत्न करती है, जो प्रयास करती है, वो कहाँ कहाँ लगती है, उस स्थान पर उच्चारण स्थान बना उस कारण से। और उनके जो लगने की प्रक्रिया है, कितना छूती है स्थान को, कितना नहीं छूती है, उस आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न बनता है, उसका नाम बनता है। तो ये नीचे वाला चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें ये 1 2 3 4 कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं और आगे वर्णों के जो है अलग अलग हैं। तो सबसे पहले कोष्ठक में लिखा है उसने आभ्यंतर प्रयत्न। ये आभ्यंतर प्रयत्नों के नाम संज्ञा लेकर के दिखाए और वर्ण, और फिर अंत में बाह्य प्रयत्न। फिर स्पृष्टा, तो आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों का स्पृष्ट, ये स्पृष्ट प्रयत्न है। फिर ईषत स्पृष्ट प्रयत्न है, फिर ईषत विवृत प्रयत्न है, फिर विवृत प्रयत्न है और अंत में संवृत प्रयत्न है। ये आभ्यंतर प्रयत्नों के नाम हैं। अब किस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, तो नीचे देखें स्पर्शाः। ये 25 वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, ये इनको स्पर्श कहते हैं। और स्पर्श इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण के समय पर जीव अलग अलग जगह पर स्पर्श कर रही है। जैसे कंठ से बोले जाने हैं तो कंठ में स्पर्श कर रही है, तालु पर स्पर्श कर रही है, मूर्धा पर स्पर्श कर रही है, दंत पर, ये अभी अपन पढ़ चुके हैं। तो ये 25 वर्ण स्पर्श इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इनके समय पर जीव स्पर्श करती है, और इसीलिए इनके आभ्यंतर प्रयत्न का नाम है स्पृष्ट प्रयत्न। फिर है अंतस्थ वर्ण, या वा रा ला। ये या वा रा ला जो 4 वर्ण हैं, ये ईषत स्पृष्ट है। इनके समय पर स्पर्श तो करती है जीव, लेकिन कम करती है, इसलिए इनको ईषत स्पृष्ट कहा जा रहा है। फिर आगे है विवृत। विवृताः स्वराः, स्वर जितने भी है वो विवृत हैं। स्वरों के समय पर जीव कहीं भी स्पर्श नहीं करती, एकदम खुला जैसा रहता है। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो जीव अपने बीच में लटकी रहती है और हवा अबाध गति से निकलती रहती है, इसलिए इनको विवृत कहा। और फिर ये एक जो है ह भी इसी में है। और समृतस्तु अकारः, जो ह्रस्व आकार है वो समृत है, उसके समय पर थोड़ा सा संकोच रहता है। अब इसके बाद ये कहता है, ये तो वर्णों के बारे में हो गया। अब नीचे जो है ना बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न जो है वो सामान्य स्थिति में सहायक कम होता है, लेकिन इन जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये संगीत की दृष्टि से अपने आप में बहुत उपयोगी होता है। संगीत के छात्र, संस्कृत के जो छात्र जिनके पास संगीत है, उनको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लय बनेगी, रिदम बनेगी, गति बनेगी, वो सारी की सारी इस आधार पर बनेगी। तो ये फिर इसने दिया है नीचे वाले कोष्ठकों के साथ मिलकर के जब देख रहे हैं, तो यहाँ अ का अर्थ है अल्प, प्रा का अर्थ है प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण है, विवार है, श्वास है और अघोष है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण महाप्राण है, विवार है, श्वास है और घोष है। फिर आगे है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण अल्प प्राण है, संवार है, नाद है और घोष है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, संवार है, नाद है और घोष है। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण महाप्राण है, संवार है, नाद है और घोष है। अब देखो इसमें समानताएं, पहला और दूसरा विवार, श्वास, घोष की दृष्टि से समान है, लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण की दृष्टि से असमान है। तीसरा और पांचवा पूरी तरह से समान है। तीसरा, चौथे और पांचवें में महाप्राण और अल्प प्राण का अंतर है, बाकी सब समान है संवार, नाद, घोष की दृष्टि से। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण की दृष्टि से समान है, विवार, श्वास, अघोष की दृष्टि से असमान है। फिर अंतस्थ वर्ण है यवरला, ये अल्प प्राण है, संवार, नाद और घोष है, ये तीसरे के साथ समान है। तीसरे
चौथे और पांचवें के साथ समान है। उसके बाद है ऊष्म वर्ण श श श ह ह, ये महाप्राण, विवार, श्वास और कोश। ह महाप्राण है, संवार, नाद और कोश है। तो ये इन प्रयत्नों को समझने का अर्थ, ये सारी चीजें लगती हैं कि कहीं काम कम आ रही हैं, लेकिन आवश्यक है वर्णमाला की ज्ञान की दृष्टि से कि जहां हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत को समझ लें, स्वर और व्यंजन के भेद को समझ लें, अंतस्थ को समझ लें, वहीं पर इनकी सारी प्रक्रियाओं को एक बार अपने को सामान्य स्थिति में समझ लेना आवश्यक है। और मेरी अपनी प्रकृति के अनुसार मैं हमेशा प्रारंभ में, कक्षा जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले 2, 4, 5 दिन तक वर्णमाला को अपने छात्रों के साथ हमेशा इसी तरह से पढ़ता हूँ। इससे एक बार मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान की दृष्टि से छात्रों को ये समझ में आता है कि हाँ, ये वर्णमाला इस तरह से है और इसको हमें यूं पढ़ना चाहिए। ये सारे के सारे जो स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं। ये कल अपन पढ़ चुके थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक, निरुनासिक आदि। तो मित्रों, आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ और वर्णमाला की जो स्थिति है लगभग समाप्ति की तरफ है। एक पाठ कल और वर्णमाला पर अपन को पढ़ना है, जिसमें प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार बनते कैसे हैं, उस प्रक्रिया को, और कितने बनते हैं उस प्रक्रिया को देखना है। उस तरह का भी एक चार्ट है जो मैं आपको कल दूंगा और बस बनाएंगे। तो आज का पाठ अपन यही समाप्त करते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।